नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये कहानी है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की, जिसमें मिसाइलों की गड़गड़ाहट, हवाई हमले और रणनीतिक चालबाजियां शामिल है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व और विश्व की शांति पर पड़ सकता है। तो आइए इस पूरे जटिल मसले को समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो तनाव है ये कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी की जड़ें दशकों पुरानी है, लेकिन हाल ही में जून 2025 में ये तनाव एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया। इन हमलों का मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइल ताकत को कमजोर करना। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के नातांज परमाणु केंद्र, सैन्य ठिकानों और कई बड़े सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी जैसे रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जो थे हुसैन सलामी और जनरल मोहम्मद बागेरी, वो भी मारे गए। लेकिन क्या ये हमले इतने आसान थे? बिल्कुल नहीं। ईरान ने इन हमलों का जवाब तुरंत दिया। उसने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिन्होंने तेल अवीव, हाइफा और जेरूसलम जैसे शहरों को निशाना बनाया। इन हमलों में इजराइल के मशहूर आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे हवाई रक्षा सिस्टम की भी जो थी वो चुनौती उन्हें मिली, क्योंकि वो उतने अच्छे तरीके से डिफेंस नहीं कर पाए जितना उन्हें डिफेंसिव माना जाता था। जो उनकी क्षमता कही जाती थी कि ऑलमोस्ट मोर देन 70%, ऑलमोस्ट 90% है, वो इसमें 60% के आसपास ही कारगर साबित हुई। कुछ मिसाइलें इन सिस्टम को भेदने में कामयाब रही, जिनसे तेल अवीव और पेटाह तिकवा जैसे शहरों में रिहायशी इमारतें तबाह हुई और कई लोग भी मारे गए। इजराइल का कहना है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन जो मिसाइलें टकराई हैं उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इतना बड़ा हमला करने का फैसला क्यों लिया? नेतन्याहू का कहना है कि ईरान जो एक अस्तित्व का खतरा है इजराइल के लिए। वो मानते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। उनके मुताबिक ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम हो गया है कि वो कुछ ही दिनों में परमाणु बम बना सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली बनाने के लिए है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश इस दावे पर यकीन नहीं कर रहे। इजराइल ने अपने हमलों में न सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि उसने ईरान के तेल डिपो, न्यूज चैनल और यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल अपने मकसद में कामयाब हुआ? नेतन्याहू ने 3 बड़े लक्ष्य रखे थे। पहला था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करना, दूसरा ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना, उसे नष्ट करना, और तीसरा था ईरान में बगावत को बढ़ावा देकर वहां की सरकार को कमजोर करना। लेकिन 12 दिन की इस जंग में क्या ये लक्ष्य पूरे हुए? आइए एक एक करके इस पूरे मसले को देखते हैं कि क्या उन्हें हासिल हुआ, क्या नहीं। सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम की बात करते हैं। इजराइल ने नातांज और इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों पर हमले तो किए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि नातांज का ऊपरी जो हिस्सा था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम अब भी चल रहा है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और वो उसे दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। नए वैज्ञानिकों ने पुराने वैज्ञानिकों की जगह ले ली है और जिनमें से कई को इजराइल ने निशाना बनाया था। यानी इजराइल का यह लक्ष्य पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है वो थोड़ी देर के लिए बैकफुट पर जरूर चला गया है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो दोबारा उसे रीस्टार्ट करके अपनी प्रोग्रेस को पूरा कर लेंगे। तो ये जो उसका लक्ष्य था इजराइल का, वो पूरा नहीं हो पाया है। दूसरा लक्ष्य उसका था ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना, उसे कमजोर करना। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं। लेकिन ईरान के सैन्य कमांडर जैसे मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़ी कहते हैं कि उनके पास अभी भी हजारों मिसाइल और ड्रोन बचे हैं और उनका जो ये हमला उन्होंने इस वक्त तक इजराइल पर किया था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था और अभी
असली जो पिक्चर है वो बाकी है। जो गुप्त ठिकानों पर रखे गए हैं वो मिसाइलें अभी भी सही सलामत है और उनके पास अभी भी मिसाइलों की ताकत बरकरार है। ईरान का कहना है कि वो 2 साल तक लगातार जंग लड़ सकता है, उसके पास इतनी मिसाइलें अभी भी बाकी हैं। तेल अवीव और हाइफा पर हुए हमले इस बात का सबूत भी है कि ईरान की मिसाइल ताकत अब भी बरकरार है। तो इस मोर्चे पर भी इजराइल को पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। और तीसरा, ईरान में बगावत और सरकार का तख्ता पलट। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील की कि वो अपनी दमनकारी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों। उन्होंने वुमेन लाइफ फ्रीडम जैसे नारे भी दोहराए जो ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मशहूर हुए थे। लेकिन ईरान के सर्वोच्च जो नेता है लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अब भी सत्ता में है और शायद आगे भी सत्ता में बने रहेंगे। उनकी सत्ता को अभी कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा है। ईरान की सैन्य कमान ने नए कमांडरों को तैनात कर लिया और वहां की जनता ने सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। यानी नेतन्याहू का ये सपना भी, ये प्लान भी अधूरा रह गया। अब बात करते हैं गजा की, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इजराइल और ईरान तक की सीमित नहीं रही है। गजा में इजराइल और हमास के बीच 2023 से चल रही जंग इस तनाव का एक बड़ा हिस्सा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इजराइल ने गजा पर भारी बमबारी शुरू की जिसमें 41,000 से ज्यादा लोग, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। ईरान हमास और लेबनान की हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन भी वो करता है। ईरान, उसका कहना है कि इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा है, लोगों को मार रहा है। इसलिए जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने कहा कि यह हमला गजा में अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि नेतन्याहू ने गजा में जीत का दावा किया था, लेकिन 20 महीने बाद भी इजराइल की सेना वहां फंसी हुई है। अराक्ची का दावा है कि हमास को 2 लाख नए लड़ाके मिल चुके हैं, यानी हमास कमजोर होने के बजाय और मजबूत और ताकतवर हो रहा है। ये बात नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वो गजा में हमास की सैन्य और शासकीय ताकत को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन गजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां भुखमरी जैसी स्थिति है और इजराइल पर मानवीय सहायता रोकने का दबाव भी बढ़ रहा है। अब आते हैं इस जंग में अमेरिका की भूमिका पर। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। उसने न सिर्फ इजराइल को हथियार और खुफिया जानकारी दी बल्कि ईरान की मिसाइलों को रोकने में भी मदद की। अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने कई मिसाइलों को बीच में ही खत्म कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख थोड़ा जटिल है। एक तरफ वो इजराइल के हमलों को शानदार बता रहे हैं तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को निशाना नहीं बनाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वो इजराइल और ईरान के बीच शांति समझौता करवा सकते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल के हमले बंद नहीं होंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस जंग का असर क्या है? इजराइल में लोग डर के साए में जी रहे हैं। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में रात रात भर हवाई हमलों की चेतावनियां बजती रही। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए हैं और अभी भी लोगों में वो डर बरकरार है। दूसरी तरफ ईरान में भी हालात अच्छे नहीं है। वहां के तेल डिपो, न्यूज चैनल और सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों ने अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी जनता एकजुट है और वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इस जंग का एक और पहलू है, वो है क्षेत्रीय समीकरण। ईरान के सबसे बड़े सहयोगी जैसे लेबनान की हिजबुल्लाह और गजा की हमास पिछले कुछ सालों में कमजोर हुए हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और हमास के नेता याह्या सिनवार इजराइल के हमलों में मारे गए हैं, लेकिन ईरान का दावा है कि उनकी सैन्य ताकत अब भी बरकरार है। मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़ी जैसे कमांडरों का कहना है कि ईरान के पास हजारों मिसाइलें और ड्रोन हैं जो गुप्त ठिकानों पर सुरक्षित हैं। अगर इजराइल दोबारा हमला करता है तो ईरान का जवाब और भी ताकतवर होगा। अब सवाल ये है कि ये जंग आगे कहां जाएगी। नेतन्याहू ने ईरान की मिसाइलों की रेंज को 480 किलोमीटर तक सीमित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि इससे ईरान की मिसाइलें इजराइल तक नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि दोनों देशों के बीच की दूरी 1500 से 1800 किलोमीटर है। लेकिन ईरान ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इजराइल इस जंग में नाकाम रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि नेतन्याहू अमेरिका को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अराक्ची का कहना है कि जब ईरान तेल अवीव पर मिसाइलें बरसा रहा था तब नेतन्याहू अमेरिका से मदद मांग रहे थे। दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की हवाई रक्षा को पूरी तरह से तबाह कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि उनके लड़ाकू विमानों के लिए ईरान का आसमान अब खुला मैदान बन चुका है। इजराइल ने
12 दिनों में 900 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 4500 से ज्यादा बम गिराए गए। इनमें से ज्यादातर हमले लड़ाकू विमानों और ड्रोन के जरिए किए गए, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने अपनी पूरी ताकत अब तक इस्तेमाल ही नहीं की है। उसकी नौसेना और कुछ फोर्स अब भी मैदान में नहीं उतरी है। इस जंग का एक और दिलचस्प पहलू है वैश्विक प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने इजराइल को क्षेत्रीय अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण भी बताया। वहीं अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे रिश्ते इस जंग में साफ दिखाई दिए, लेकिन कुछ अमेरिकी सांसद जैसे मार्क वार्नर कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने का कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी नेतन्याहू का दावा है कि उनके हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया। ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी शतरंज की बिसात बन चुकी है जिसमें हर चाल सोची समझी है। इजराइल चाहता है कि ईरान की ताकत को कमजोर किया जाए ताकि वो अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ा सके। वहीं ईरान का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहा है। गजा में चल रही जंग और क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका ने इस तनाव को और जटिल बना दिया है और मुश्किल बना दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये जंग रुकेगी या फिर ये मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध की ओर ले जाएगी। ट्रंप और नेतन्याहू की हालिया मुलाकातों से लगता है कि दोनों देश इस जंग को और आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ईरान की चेतावनियां भी कम नहीं है। मेजर जनरल सफी ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो तेल अवीव और हाइफा फिर से दहल उठेंगे। इस कहानी में कई सवाल अब भी ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? क्या हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन फिर से मजबूत होकर उभरेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस क्षेत्र में कभी शांति स्थापित हो पाएगी या फिर ये एक मिराज ड्रीम जैसा बनकर रह जाएगा? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, ये जंग ना सिर्फ इजराइल और ईरान की है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक भी है कि शांति और बातचीत ही हर समस्या का एक अच्छा हल है। तो ये थी इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग की पूरी कहानी। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।